हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। तो पहले समझते हैं कि आव्यूह होता क्या है। जैसे मान लेते हैं दो मित्र हैं, राम है और दूसरा मोहन है। यह दोनों मार्केट गए और मार्केट जाके फल खरीदने गए। कौन कौन से फल खरीदते हैं? सेब खरीदते हैं, अंगूर खरीदते हैं और आम खरीदते हैं। हम यह मान लेते हैं कि राम 2 किलो सेब खरीदता है, 3 किलो अंगूर खरीदता है और 1 किलो आम खरीदता है। मोहन जो है 4 केजी सेब खरीदता है, 1 केजी अंगूर खरीदता है और 3 केजी आम खरीदता है। तो इसी चीज को, यह एक डाटा हो गया राम और मोहन द्वारा खरीदे गए सेब, अंगूर और आम का। इसी को हम लोग एक बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं या छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर इसको रख देते हैं। तो इस तरह से ये जो सजाने का तरीका हुआ ना, ये एक आंकड़ों को लेकर हम एक सही तरीके से सही क्रम में सजा दिए, यही आपका आव्यूह कहलाता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पहला वाला क्षैतिज कतार देख रहे हैं, यह राम द्वारा खरीदे गए सेब, अंगूर और आम को दर्शा रहा है। और जो दूसरा वाला क्षैतिज कतार देख रहे हैं, यह मोहन द्वारा सेब, अंगूर और आम कितने कितने केजी खरीदे गए इसको दर्शा रहा है। तो आव्यूह क्या होता है? बस आंकड़ों को एक सही क्रम में, है ना, एक सही क्रम में उनको सजाने का तरीका होता है। तो आव्यूह को कैसे परिभाषित करेंगे? उसे ऐसे लिख सकते हैं कि आव्यूह वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह क्या होता है? वास्तविक। ये देख रहे हैं ना, इसमें ये सारी वास्तविक संख्या है। अब इन वास्तविक संख्याओं की जगह कोई सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है या कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इनके जगह पे कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, कोई वास्तविक संख्या भी हो सकती है, कोई सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है इन संख्याओं के जगह पर, कोई फंक्शन भी हो सकता है इन संख्याओं के जगह पर। और इन्हीं चीजों को, वास्तविक संख्या हो या सम्मिश्र संख्या हो या फलनों हो, उनको क्षैतिज, इसको क्षैतिज कहेंगे, या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार चित्र, ये जो देख रहे हैं ना, एक आयताकार क्रम विन्यास, यही आपका क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। यही आपका मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें जो क्षैतिज रेखाएं देख रहे हैं, ये पहली क्षैतिज रेखा हुई, यह दूसरी क्षैतिज रेखा हुई। ठीक है, ये क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्ति कहलाती है। इन्हें हम लोग पंक्ति के नाम से जानते हैं। यानी कि ये पहला पंक्ति R1, यानी कि R1 पंक्ति क्या दर्शा रहा है? राम द्वारा खरीदे गए सेब, अंगूर और आम को। और इसे हम लोग R2 कहेंगे। R2 क्या है? तो R2 दूसरा पंक्ति है और इसमें मोहन द्वारा खरीदे गए सेब, अंगूर और आम को दर्शाया जा रहा है। उसी तरह से ये जो आप उदग्र देख रहे हैं, उदग्र रेखाएं देख रहे हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? स्तंभ यानी कि कॉलम कहते हैं। ये आपके कॉलम, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसलिए इसे कैसे दर्शाएंगे? इसका नाम C1, इसका नाम C2 और इसका नाम C3। ये क्या दर्शा रहे? C1 दर्शा रहा है राम और मोहन द्वारा खरीदे गए सेब, C2 दर्शा रहा है राम और मोहन द्वारा खरीदे गए अंगूर और C3 दर्शा रहा है राम और मोहन द्वारा खरीदे गए आम। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि आव्यूह को हम लोग किस ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं? बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर या छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर? बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर या छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से हम लोग सजाते हैं। और इनमें जो आप ये देख रहे हैं, ये आपकी वास्तविक संख्याएं हो या कोई सम्मिश्र संख्या हो या कोई फंक्शन है, इन्हें आव्यूह का अवयव कहा जाता है। यानी कि 2, 3, 1, 4, 1, 3, ये सब क्या है? आव्यूह के अवयव कहलाएंगे। इन्हें हम लोग आव्यूह के अवयव के नाम से जानते हैं, एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये सारे एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है। ठीक है, और आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD इन सब से सूचित किया जाता है। यानी कि जैसे A बराबर ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से इन्हें सूचित किया जाता है। इसके अंदर जो रहते हैं, इन्हें हम लोग अवयव या एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। आव्यूह का एलिमेंट कहलाता है और इसे हम लोग बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ये बड़ा और छोटा ब्रैकेट बस सजाने के लिए, एक सही तरीके से दिखने के लिए लगाया जाता है। इसका कोई मान वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये सही तरह से दिखे, अच्छा दिखे, सजा हुआ दिखे, इसलिए हम लोग ये ब्रैकेट का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि आव्यूह क्या होता है, उसे किस तरह से सूचित किया जाता है और किस प्रकार से रखा जाता है। ये चीजें हमने देख ली। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आव्यूह की कोटि क्या क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है। यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति और n स्तंभ हो तो उसे m/n कोटि, इसको इंटू नहीं पढ़ना, m/n कोटि का आव्यूह या m/n आव्यूह कहा जाता है। सिंपली m/n कोटि कहेंगे या m/n आव्यूह भी कह सकते हैं। m/n
अव्यूह या m बाई n कोटि का अव्यूह। यदि किसी अव्यूह में m पंक्ति हो और n स्तंभ हो तो उसे m बाई n कोटि का अव्यूह कहते हैं। जैसे मान लो मैं a बराबर में इस तरह से लिख दूं 2 3 1 5, तो इस अव्यूह में क्या देख रहे हैं कि दो पंक्ति है और दो स्तंभ है, दो रो है और दो ही कॉलम है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि 2 बाई 2 कोटि का यह अव्यूह है। अगर मैं b बराबर में अव्यूह एक लिख दूं 2 3 1 4 2 5, तो यहाँ देखिए इसमें दो रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसे हम लोग 2 बाई 3 कोटि का अव्यूह कहेंगे। इसे कितना कोटि का कहेंगे? 2 बाई 3 कोटि का। और मान लीजिए c बराबर में ऐसे दे दे 1 2 5, तो इसमें देखिए कितने रो है 1 2 3 और एक ही कॉलम है, तो ये 3 बाई 1 कोटि का अव्यूह है। 3 बाई 1 कोटि का यह अव्यूह कहलाएगा। समझ गए? चलिए अब देखिए किसी अव्यूह का जो व्यापक रूप होता है, जैसे मान लीजिए ए हम अव्यूह ले लेते हैं जिसमें m पंक्ति लेते हैं और n स्तंभ लेते हैं। चलिए उसको मैं दर्शाता हूं, उसे कैसे दर्शाया जाएगा उसको समझते हैं। यहाँ पर m पंक्ति लेते हैं और n स्तंभ लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है स्टेटमेंट में A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n। अब इधर बढ़ जाएंगे A M1 A M2 A M3 A Mn। समझ रहे हैं ना? ये इस तरह से दर्शाएंगे, एक A11 A12 A13 A21 22 फिर 21 22 23 इसी तरह से। समझ गए ना? 13 के बाद 14 15 ये A1n तक जाएगा। जितने आपके इसमें स्तंभ होंगे ना उसके ऊपर डिपेंड करता है n का मान। और A21 22 23 A31 32 33 इस तरह से, फिर A41 42 43 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि m पंक्ति है, देख रहे हैं ना, m पंक्ति और n स्तंभ है, तो यह m बाई n कोटि का अव्यूह हुआ। ठीक है, समझ रहे ना? यह m बाई n कोटि का एक आपका अव्यूह दिख रहा है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे b बराबर में एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 3 4 1 5 2, तो देखो ये होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। समझ रहे ना? इनके इस तरह से नाम रखे जाते हैं। देखो इसको हम लोग A11 A12 A13 A21 A22 A23, अच्छा इस तरह से नाम क्यों हम रख रहे हैं? देखो कहने का तात्पर्य है यहाँ से ये पंक्ति और स्तंभ को सूचित करता है। A11 का मतलब है कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी कि यह अवयव। A12 का मतलब है पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यह अवयव हो जा रहा है। पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव यही ना हो रहा है। A13 यानी कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। समझ गया ना? तो ये नाम जो लिख रहे हैं ये उसके पोजीशन को दर्शाते हैं, उसके स्थान को दर्शाते हैं। समझ रहे ना? तो यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपसे कह दे कि इसमें A22 एलिमेंट, A22 कौन है, तो A22 यह हुआ, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, है ना, 5 हो जाएगा। A मैं 23 पूछ दूं तो ये आपका हो जाएगा दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी कि 2। समझ रहे ना बात को? तो इस तरह से इनके नाम को हम लोग दर्शाते हैं। चलिए अब हम लोग अव्यूह के प्रकार देखते हैं, कितने टाइप के अव्यूह होते हैं उनके टाइप्स देखते हैं। चलिए देखिए पहला है वर्ग अव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अव्यूह को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एक अव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो एक वर्ग अव्यूह कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए A बराबर में मैं लिख दूं 2 3 2 5, तो इसमें देखिए क्या देख रहे हैं इस अव्यूह में कि दो रो है और दो ही कॉलम है, यानी यह 2 बाई 2 कोटि का अव्यूह हुआ। और इसमें दो ही पंक्ति और दो ही स्तंभ है। देख रहे हैं रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है। पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग अव्यूह है। जैसे मैं b बराबर में ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 1 3 -1 √3 0 4 7 2 3, जो भी है यार। ये देखो 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी ये 3 बाई 3 कोटि का एक वर्ग अव्यूह हुआ। समझ गए ना? वर्ग अव्यूह जिसमें रो जितने हो उतने ही कॉलम होने चाहिए, रो और कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए, तो उसे हम लोग वर्ग अव्यूह कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्षैतिज अव्यूह क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। एक मैट्रिक्स क्षैतिज मैट्रिक्स कहलाता है यदि मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी तब उसे क्षैतिज अव्यूह कहते हैं। जैसे मान लो A बराबर में मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ 2 3 1 4 1 7। देखो इसमें दो रो है
और 3 कॉलम है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है ना जी। 2 रो है और 3 कॉलम है, तो देखो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं उदग्र आव्यूह क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। एक मैट्रिक्स उदग्र आव्यूह कहलाता है। एक मैट्रिक्स उदग्र आव्यूह कब कहलाता है, यदि मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। जैसे मैं मान लो b बराबर में दे देता हूँ 2 3 1 5 6 1। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है, अधिक है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, उदग्र आव्यूह कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ गए। चलिए अगला आव्यूह देखते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, रॉ मैट्रिक्स या रॉ वेक्टर किसे कहते हैं। एक पंक्ति वाले आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं, जिसमें एक पंक्ति हो। जैसे मान लो a बराबर में दे दे 2 1 5 या b बराबर में यहाँ पे दे दे 6 1 3 2। देख लो इसमें एक ही रो है ना, यहाँ भी एक ही रो है। हाँ कॉलम 3 है, यहाँ कॉलम 4 है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पंक्ति बस एक है ना, तो इसलिए हम लोग इसे पंक्ति आव्यूह के नाम से जानेंगे। यह दोनों क्या है, पंक्ति आव्यूह है। चलिए अगला देखते हैं स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर क्या होता है। एक स्तंभ वाला आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ 3 रो है लेकिन कॉलम तो एक ही है ना। या b बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1√3 -5 0। यहाँ देखो इसमें रॉ जो है आपके 4 है लेकिन कॉलम तो एक ही है ना, तो दोनों में क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही स्तंभ है, तो ये दोनों में एक स्तंभ है, इसलिए इन दोनों को क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए अगला देखिए शून्य आव्यूह क्या होता है। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एक आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर a बराबर में मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 ले लिया, तो यह आपका क्या हो गया, एक जीरो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट शून्य है। तो किसी आव्यूह का अगर हर एक एलिमेंट शून्य हो तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ऐसे जनरली शून्य आव्यूह को 0 द्वारा ही सूचित किया जाता है। ए से भी दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन जनरली हम लोग इसको 0 द्वारा ही सूचित करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ 0 का मतलब, अगर सिर्फ 0 भी दिया होगा ना, तो उसका मतलब आपको समझ लेना है कि वहाँ वो जीरो मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है, ठीक है। वहाँ पे अगर सिर्फ ओ दे दिया हो, सॉरी ओ दिया हो, शून्य आव्यूह को मैं 0 पढ़ रहा था, ओ द्वारा सूचित किया जाता है, जनरली ओ द्वारा। जहां भी ओ दिया हो इसका मतलब क्या है कि वहां जीरो मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है, ठीक है ना। अगर b बराबर जैसे देख लो 0 0 0 0, तो डेट मीन्स यह भी आपका शून्य आव्यूह है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो शून्य आव्यूह को जनरली हम लोग ओ द्वारा सूचित करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब आगे आव्यूह के प्रकार जानने से पहले जानना होगा आव्यूह के विकर्ण के बारे में, यानी डायगोनल ऑफ अब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का डायगोनल क्या कहलाता है। मान लीजिए कि a n/n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। ध्यान रखना है, वर्ग आव्यूह के अंदर ही हम लोग विकर्ण देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं यह n/n कोटि का, यानी कि n रो है और इसमें n कॉलम है, तो ये n/n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। और इसमें जो आप ये वाले एलिमेंट देख रहे हैं, ये वाले एलिमेंट यानी कौन से एलिमेंट, इसमें a11 a22 a33, ये कहाँ तक a n ये सारे एलिमेंट जो है ये आपके विकर्ण के एलिमेंट कहलाते हैं, विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ये विकर्ण के अवयव है, और यह जो रेखा जो देख रहे हैं ना, यही आपका विकर्ण कहलाएगा। जिस पर यह स्थित है, यह आपकी ये जो रेखा कहलाएगी, यह रेखा ही आपकी क्या कहलाएगी, आव्यूह का विकर्ण कहलाएगा, और ये विकर्ण के अवयव कहलाएंगे, ठीक है। तो आव्यूह का विकर्ण ये होगा, ठीक है, और ये विकर्ण के अवयव है। यह जो रेखा है यह आव्यूह का विकर्ण है, और इस पर स्थित जो अवयव है ये विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी के आधार पर हम लोग आगे कुछ और परिभाषा है उनको देखेंगे। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स दे दूं 2 5 4 1, तो मैं कहूंगा कि इसका विकर्ण क्या है, तो आप कहोगे कि सर यह वाला विकर्ण है, और इसके विकर्ण के अवयव 2 और 1 है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले परिभाषा पे। अब देखते हैं हम लोग विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। जैसे मान लीजिए a बराबर में मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ 2
0.0300000√5। तो यहाँ देख रहे हैं विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, देख रहे हैं ना, विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट इसके 0 0 है, इसलिए यह विकर्ण आयु है। तो इसे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि डायगोनल 2 3√5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विकर्ण अवयव भी आपका एक वर्ग अवयव होता है, लेकिन वर्ग अवयव इस प्रकार का होता है जिसके विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 हो। चलिए अगला देखते हैं, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 हो। चलिए देखिए, जैसे मैं मान लो A बराबर में एक मैट्रिक्स दे देता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो देखिए यह भी आपका एक विकर्ण अवयव है, लेकिन विकर्ण के सभी अवयव समान है, इसीलिए इसे हमें अदिश अवयव कहेंगे। तो अदिश अवयव कैसा अवयव होता है, तो वह एक वर्ग अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव सेम होने चाहिए, एक समान, देख रहे ना, समान है, और इसके अतिरिक्त अवयव जो है इसके शून्य होने चाहिए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कब कहलाता है, जब उसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। ठीक है, ऐसे भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, समझ गए। तो यह आपका अदिश अवयव है। तो देखो इसे हम लोग विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं और वर्ग अवयव भी कह सकते हैं, समझ रहे ना। तो अदिश अवयव को विकर्ण अवयव और वर्ग अवयव दोनों कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका विकर्ण अवयव को अदिश अवयव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें वैसा विकर्ण अवयव देखना होता है जिसके सभी एलिमेंट समान हो। ठीक है, जो अवयव दिए गए हो विकर्ण वाले वो सभी एलिमेंट समान हो और बाकी सब 0 0 हो। विकर्ण वाले सभी एलिमेंट समान हो और बाकी 0 0 हो, तो वह विकर्ण अवयव आपका अदिश अवयव कहलाता है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, इकाई अवयव या तत्समक अवयव, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। एक वर्ग अवयव इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई यानी कि एक हो, 1 होने चाहिए। ठीक है, सभी अवयव 1 होने चाहिए और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव 0 होने चाहिए, और इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से सूचित करते हैं, इकाई अवयव को आई से सूचित करते हैं। ठीक है, और वो कैसे होने चाहिए, देखो इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई होने चाहिए, 1 होने चाहिए, देख रहे हो ना, 1 होने चाहिए। तो यह एक इकाई अवयव है, यह एक इकाई अवयव है क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 है और उसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसे हम लोग अदिश अवयव भी कह सकते हैं, विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं, वर्ग अवयव भी कह सकते हैं, इकाई अवयव का, है ना। तो यह 3 ऑर्डर का है क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है। अच्छा, अगर हम लोग दूसरा एक ले लेते हैं 1 0 0 1, तो यह 2 ऑर्डर का है क्योंकि इसके 2x2 है ना, इसकी कोटि 2x2 है, 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसे जनरली हम लोग I2 लिख सकते हैं और इसे हम लोग I3 भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया इकाई अवयव। तो यही थे आपके अवयव के प्रकार। चलिए एक और अवयव है, इसको भी देख लेते हैं, तुलनीय अवयव, कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या कहलाता है। 2 अवयव तुलनीय कहलाते हैं यदि उनमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या भी समान हो, यानी कि दोनों की कोटि समान हो। जैसे मान लो A बराबर मैं मैट्रिक्स दे दूं 2 3 1 4 1 3, और B बराबर में एक मैट्रिक्स दे दूं 2 6 1 1 5 2। तो देख रहे हैं इसमें 2 रो है, 2 रो है, 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, तो यानी कि इन दोनों की कोटियां समान है, इसलिए यह दोनों क्या कहलाएंगे, तुलनीय अवयव कहलाएंगे, कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट को सेम होना नहीं जरूरी है, हमें बस क्या देखना होगा कि उनका ऑर्डर समान हो, यानी जितना रो इसमें हो उतना ही रो इसमें हो, जितना कॉलम इसमें हो उतना ही कॉलम इसमें हो, तो उसे हम लोग तुलनीय अवयव कहते हैं। चलिए अब हम लोग 2 अवयवों के समान होने के लिए देख लेते हैं, 2 अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 अवयव m/n कोटि के हैं, 2 m/n कोटि के अवयव A तथा B समान कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव समान हो। कहने का मतलब कि A बराबर में जैसे मान लो 2 3 1 4 5 2 दिया है, और B बराबर में भी दिया है 2 3 1 4 5 2। देखो दोनों की कोटियां समान है, 2/3 कोटि के अवयव, 2/3 कोटि के मैट्रिक्स है, दोनों 2/3 कोटि के मैट्रिक्स है, और इनके संगत अवयव भी समान है, यानी कि A11 के समान है, A12 के, A13 के, A21 के, A22 के, A23 यानी कि दोनों में हूबहू एलिमेंट्स है, देख रहे हैं ना। तो यह इक्वल कहलाएंगे, यह दोनों इक्वल कहलाएंगे। तो दो अवयव अगर एक ही कोटि के हों और उनके संगत अवयव समान हो तभी वो
समान आव्यूह कहलाते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसी से आपका पहला एक्सरसाइज 3.1 बन जाएगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको एनसीईआरटी, केसी सिन्हा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आर्य सवाल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? और डीपली जानना होगा तो केसी सिन्हा को भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है?